नमस्कार। अक्सर भारतीय परिवारों में एक बहुत ही पेचीदा सवाल उठता है। क्या परिवार का मुखिया अपनी मर्जी से पैतृक संपत्ति बेच सकता है? ये सिर्फ जमीन या मकान का सौदा नहीं है। ये विरासत, यादों और भावनाओं से जुड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो बात सिर्फ रियल एस्टेट की नहीं है, बात है पीढ़ियों की यादों की, उस विरासत की जो हमें मिलती है। शायद इसीलिए जब इसमें कोई विवाद होता है तो रिश्ते तक दांव पे लग जाते हैं। तो घूम फिर के वही बड़ा सवाल, क्या परिवार का मुखिया ये फैसला अकेले ले सकता है? आइए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। अब इस बड़े सवाल के जवाब तक पहुंचने से पहले कुछ जरूरी बातें समझनी होंगी। तो चलिए सबसे पहले कुछ खास शब्दों का मतलब जान लेते हैं। तो सबसे पहले पैतृक संपत्ति होती क्या है? देखिए, कानूनी तौर पर यह वो संपत्ति है जो किसी के परदादा के जमाने से चली आ रही हो और जिसका कभी भी परिवार में बंटवारा ना हुआ हो। ये एक हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF की होती है। इसमें दो बातें सबसे जरूरी हैं, अविभाजित और 4 पीढ़ियां का नियम। अच्छा, तो फिर सेहदारे कौन होते हैं? सीधी भाषा में ये वो लोग हैं जिनका उस संपत्ति में कानूनी हिस्सा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हक उन्हें जन्म से ही मिल जाता है, किसी से मांगना नहीं पड़ता। चलिए अब ये देखते हैं कि समय के साथ कानून में क्या बदलाव आए हैं और कैसे परिवार के सदस्यों, खासतौर पर बेटियों के अधिकारों को पहचान मिली है। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो 2005 का जो संशोधन था वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। इसने बेटियों को बेटों के बराबर अधिकार दिए और फिर 2020 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस बात पर पक्की मोहर लगा दी कि ये हक तो जन्म से ही मिलता है, भले ही पिता जीवित हों या न हों। तो चलिए अब आते हैं सीधे उस सवाल पर जो सबके मन में है, लेकिन सिर्फ जवाब जानना काफी नहीं है, इसकी बारीकियों को समझना भी बहुत जरूरी है। तो सीधा और साफ जवाब है नहीं। एक पिता सारे सहदायिकों की मर्जी के बिना पैतृक संपत्ति नहीं बेच सकता। देखिए, नियम तो बहुत ही सख्त है। यहां तक कि कर्ता, जो हिंदू अविभाजित परिवार का मुखिया होता है, उसे भी ये नियम मानना पड़ता है। लेकिन हां, कुछ बहुत ही खास हालात में इसके अपवाद भी हैं। चलिए देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी मजबूरियां हैं जहां ये नियम तोड़ा जा सकता है। तो ये कानूनी जरूरत क्या हो सकती है? जैसे परिवार का कोई पुराना कर्ज चुकाना हो, या फिर घर में किसी के इलाज का खर्चा हो, बच्चों की पढ़ाई का सवाल हो, या फिर बेटी की शादी जैसा कोई जरूरी पारिवारिक काम हो। ऐसी स्थितियों में बिना सबकी रजामंदी के भी बिक्री को सही ठहराया जा सकता है। लेकिन हां, अदालतें इन जरूरतों को बहुत ही सख्ती से परखती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि परिवार के मुखिया के पास ये तय करने का अधिकार तो है कि जरूरत क्या है, लेकिन अगर बात कोर्ट तक पहुंची तो ये साबित करने की जिम्मेदारी खरीदने वाले की होगी कि बिक्री वाकई एक जायज जरूरत के लिए हुई थी। तो फिर अगर बिक्री करनी ही पड़े तो इसका सही और कानूनी तरीका क्या है? आइए इस पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे सही तरीका तो यही है, पहले तो परिवार में खुलकर बात हो। दूसरा, सबसे एक लिखित NOC यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लिया जाए। अगर सब अपना अपना हिस्सा चाहते हैं तो एक पार्टीशन डीड बन सकती है। और हां, अगर किसी नाबालिग का हिस्सा है तो कोर्ट की इजाजत जरूरी है। आखिर में एक अच्छे वकील की सलाह से ही आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या हो अगर इन सब नियमों को ताक पर रखकर बिना सहमति के ही प्रॉपर्टी बेच दी जाए? यही सवाल उन लोगों के मन में जरूर आता होगा जो ऐसी मुश्किल में फंस जाते हैं। तो क्या कोई रास्ता है? क्या इस बिक्री को चुनौती दी जा सकती है? जी हां, बिल्कुल। जवाब है हां, इसे चुनौती दी जा सकती है। लेकिन एक बात गांठ बांधने वाली है, समय बहुत कीमती है, वक्त रहते ही एक्शन लेना होगा। ऐसे विवादों से बचने के लिए देखिए, खरीदार और परिवार के सदस्य दोनों की ही कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। परिवार वालों को सतर्क रहना चाहिए और खरीदार को भी पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए। आमतौर पर केस करने के लिए बिक्री की तारीख से 12 साल का वक्त होता है, लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी पेंच है। अगर ये साबित हो जाए कि धोखाधड़ी का पता हाल ही में चला है तो कोर्ट इस समय सीमा को बढ़ा भी सकती है। और आखिर में एक बहुत जरूरी बात, कोर्ट कचहरी से बेहतर है कि मध्यस्थता यानी आपसी बातचीत से कोई हल निकाला जाए। इससे ना सिर्फ समय और पैसा बचता है, बल्कि परिवार के रिश्ते भी बचे रहते हैं, जो किसी भी जमीन जायदाद से कहीं ज्यादा कीमती हैं।